अच्छा, एक बात सोचकर देखिए, वेनेजुएला, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद आर्थिक संकट, है ना? महंगाई, राजनीतिक उथल-पुथल। हम्म। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पास लगभग 6 लाख बिटकॉइन का खजाना हो सकता है। 6 लाख बिटकॉइन? ये हाँ, ये सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी अविश्वसनीय दावे की कहानी बताता है। और ये कोई मतलब लॉटरी लगने जैसी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शातिर और सोची समझी वित्तीय रणनीति है। स्रोत इसे फाइनेंशियल कॉमफ्लाज का नाम देता है। हाँ, मतलब दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपनी संपत्ति को बचाने और उसे बढ़ाने का एक अनोखा तरीका। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हाँ। हमारा मिशन है इस विशाल बिटकॉइन भंडार के पीछे की रणनीति को परत दर परत खोलना। हम ये समझेंगे कि कैसे प्रतिबंधों से घिरे एक देश ने अपने सोने, तेल और सस्ती बिजली का इस्तेमाल करके इतना बड़ा भंडार बना लिया। और सबसे बड़ा सवाल, इसका वैश्विक राजनीति और फाइनेंस के लिए मतलब क्या है? सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है। ये शायद आने वाले कल की दुनिया की एक झलक हो सकती है। तो चलिए इस कहानी की तह तक जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है साल 2018 में। हाँ, जब वेनेजुएला पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का शिकंजा कसता जा रहा था। और तभी उनके ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ। उन्हें स्विफ्ट यानी SWIFT बैंकिंग नेटवर्क से बाहर निकाल दिया गया। और इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। मतलब क्या होता है इसका किसी देश के लिए? देखिए, स्विफ्ट से बाहर होना किसी देश के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से एक तरह से कट जाने जैसा है। अच्छा। सोचिए, आप दुनिया के किसी भी देश के साथ व्यापार के लिए न तो पैसा भेज सकते हैं, नहीं मंगा सकते हैं। मतलब आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही ठप हो गया। बिल्कुल, ये किसी देश की आर्थिक सांसें रोकने जैसा है। आप दुनिया से अलग थलग पड़ जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी देश क्या करेगा? इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला ने उन देशों की तरफ देखा जो पहले से ये मार झेल रहे थे। जैसे कि रूस और ईरान। हाँ, उन्होंने देखा कि ये देश प्रतिबंधों से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, और उन्हें जवाब मिला क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, तो बिटकॉइन। बिटकॉइन। उन्होंने अपने बचे खुचे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये एक मजबूरी में उठाया गया कदम था, एक जुगाड़ था। लेकिन जैसा कि स्रोत बताता है, ये जुगाड़ जल्दी ही एक बहुत बड़ी रणनीति में बदलने वाला था। सही पकड़ा। उन्हें बिटकॉइन में सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं दिखा, बल्कि कुछ और ही नजर आ गया। बिल्कुल। यहीं से फाइनेंशियल कॉमफ्लाज का असली खेल शुरू होता है। मादुरो सरकार के दिमाग में एक डर था। किस बात का डर? उन्हें पता था कि उनके देश की असली संपत्ति उनके हार्ड एसेट्स हैं। सोना, तेल के कुएं, और ये ऐसी चीजें हैं जिन पर अमेरिका या दूसरी पश्चिमी ताकतें कभी भी कब्जा कर सकती हैं। उन्हें जब्त कर सकती हैं। हाँ, तो सवाल ये था कि इस संपत्ति को कैसे बचाया जाए, कैसे उसे अदृश्य बनाया जाए। और इसका जवाब उन्हें बिटकॉइन में मिला। जी। यहीं से उनकी वो 3 तरफा रणनीति शुरू हुई, जिसका पहला कदम शायद सबसे साहसी था। कौन सा? उन्होंने अपने सबसे कीमती हार्ड एसेट सोने को डिजिटल सोने यानी बिटकॉइन में बदलने का फैसला किया। हाँ, और ये फैसला 2020 में लिया गया। और ये कोई छोटी मोटी अदला बदली नहीं थी। नहीं। स्रोत में जो आंकड़े दिए गए हैं वो हैरान करने वाले। वेनेजुएला की एक माइनिंग कंपनी है, ओरियाना माइनिंग आर्क। इस कंपनी से निकले 73 टन सोने को बेचा गया। 73 टन सोना? एक मिनट, इस नंबर को बस एक पल के लिए सोचते हैं। ये कितना होता है? ये बहुत ज्यादा है। ये तो फिल्मों में दिखने वाले खजानों से भी कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और इस 73 टन सोने को बेचकर जो पैसा आया, उससे बिटकॉइन खरीदा गया। अच्छा। 2020 में इस सोने की कीमत थी लगभग $3 बिलियन। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। मादुरो सरकार ने यहाँ सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाया नहीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला था। और वो दांव काम कर गया। स्रोत के मुताबिक वो $3 बिलियन का बिटकॉइन आज बढ़कर लगभग $40 बिलियन का हो चुका है। $40 बिलियन? सोचिए, उन्होंने न सिर्फ अपने सोने को जब्त होने के खतरे से बचाया, बल्कि उसकी कीमत को 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। ये तो कमाल है। यह फाइनेंशियल कॉमफ्लाज का पहला और सबसे सफल चरण था। उन्होंने अपनी भौतिक संपत्ति को एक डिजिटल किले में बदल दिया, जिसकी दीवारें समय के साथ और भी मजबूत होती गईं। हाँ। ठीक है, तो सोने को तो उन्होंने एक तरह से अदृश्य बना दिया। लेकिन एक देश सिर्फ सोने के भरोसे तो नहीं चल सकता। सही बात है। उनकी असली ताकत, उनका कैश फ्लो तो तेल से आता है, और उस पर तो अमेरिका की और भी पैनी नजर होगी। बिल्कुल। उस पैसे को कैसे बचाया गया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है,
और यहीं पर उनकी रणनीति और भी ज्यादा जटिल और चालाक हो जाती है। अब हम साल 2023 में आते हैं। ठीक है। सोने के बाद बारी थी तेल के पैसे को कॉमोफ्लेज करने की। यहाँ कहानी में एंट्री होती है PDVSA की। PDVSA, वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी? हाँ, उन्होंने अपने तेल की बिक्री का भुगतान एक अलग तरीके से लेना शुरू कर दिया था। किस तरह से? उन्होंने अपने तेल की बिक्री का 80% भुगतान USDT यानी टीथर में लेना शुरू कर दिया। USDT, ये तो एक स्टेबल कॉइन है। जी, जिसकी कीमत हमेशा $1 अमेरिकी के बराबर रहती है। तो पहली नजर में ये सुरक्षित लगता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ खटक रहा है। क्या? USDT तो डॉलर से जुड़ा हुआ है और उसे टीथर नाम की एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। हाँ, चलाती है। तो क्या वो फिर से अमेरिकी सिस्टम के जाल में नहीं फंस गए? मतलब अमेरिकी सरकार उस कंपनी पर दबाव डालकर ये सारे फंड्स फ्रीज करवा सकती थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो आग से निकलकर खाई में कूदने जैसा लगता है। और यही इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम था। टीथर कंपनी के पास एक तरह का फ्रीज बटन है। अमेरिकी दबाव में वो किसी के भी USDT को फ्रीज कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये रास्ता क्यों अपनाया? यहीं पर उनकी असली चालाकी सामने आती है। ये फाइनेंशियल कॉमोफ्लेज का दूसरा स्तर था। अच्छा। वो दुनिया को दिखाते थे कि वो USDT में पेमेंट ले रहे हैं, जो डॉलर जैसा ही है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था? जैसे ही उन्हें तेल की बिक्री से USDT मिलते थे, वो उन्हें कुछ ही घंटों या मिनटों के अंदर बिटकॉइन में बदल लेते थे। अच्छा, तो USDT उनके लिए सिर्फ एक पाइपलाइन था, एक रास्ता। बिल्कुल। पैसा उस रास्ते से आता था और इससे पहले कि कोई उस रास्ते पर दरवाजा बंद कर पाता, पैसा बिटकॉइन वाले सुरक्षित लॉकर में पहुंच जाता था। एकदम सही। उन्होंने स्टेबल कॉइन की सुविधा का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके जोखिम से खुद को बचा लिया। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। कमाल है। तो सोना, फिर तेल, उन्होंने अपने देश के 2 सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्स को बिटकॉइन में बदलना शुरू कर दिया था। जी। लेकिन स्रोत बताता है कि कहानी यही नहीं रुकी, उनकी रणनीति और भी बड़ी हो गई। हाँ, दूसरों से बिटकॉइन खरीदने के अलावा उन्होंने सोचा क्यों ना अपना बिटकॉइन खुद बनाया जाए। मतलब बिटकॉइन माइनिंग। हाँ, और ये इस पूरी रणनीति का तीसरा और शायद सबसे अनोखा स्तंभ था, बिटकॉइन माइनिंग। पर माइनिंग के लिए तो बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। बहुत ज्यादा, और दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए ये बहुत महंगा सौदा है। लेकिन वेनेजुएला के पास एक छिपा हुआ तुरुप का इक्का था। कौन सा? गुरी डैम। बिल्कुल। गुरी डैम ये दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स में से एक है। एक विशालकाय डैम जो इतनी बिजली पैदा करता है कि वेनेजुएला में बिजली की कीमतें दुनिया में सबसे सस्ती हैं, लगभग मुफ्त के बराबर। अच्छा। मादुरो सरकार ने अपनी इसी प्राकृतिक ताकत को पहचाना। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सस्ती बिजली का इस्तेमाल डिजिटल सोना बनाने के लिए किया जाए। तो उन्होंने बड़े पैमाने पर बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स लगा दिए। हाँ, जिन्हें गुरी डैम से लगभग मुफ्त की बिजली मिल रही थी। ये एक ऐसा कदम था जो दुनिया के बहुत कम देश उठा सकते हैं। तो अब उनके पास बिटकॉइन आने के 3 रास्ते हो गए थे। हाँ, सोने को बेचकर, तेल को बेचकर और अब खुद माइनिंग करके। तो अब अगर हम इन तीनों स्रोतों को एक साथ जोड़ दें, सोना, तेल और माइनिंग, तो कुल खजाना कितना बड़ा है? स्रोत के अनुसार इन तीनों को मिलाकर जो कुल आंकड़ा सामने आता है वो है लगभग 6 लाख बिटकॉइन। 6 लाख बिटकॉइन। रुकिए, इस नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। जी। आज की कीमत पर अगर इसे भारतीय रुपए में बदलें तो ये रकम लगभग 5,40,000 करोड़ रुपए बनती है। 5,40,000 करोड़ रुपए। ये भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियों की कुल वैल्यू से भी ज्यादा है। और ये खजाना एक ऐसे देश के पास है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अविश्वसनीय है। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर क्यों? इतना बड़ा जोखिम, इतनी जटिल रणनीति, इसका असली मकसद क्या था? इसका असली मकसद एक गहरे डर से पैदा हुआ था। मादुरो और उनकी सरकार को हमेशा ये डर सताता था कि अमेरिका और पश्चिमी देश एक दिन उनके देश की भौतिक संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। मतलब सोना, तेल के कुएं? हाँ, वो उनके सोने के भंडार को जब्त कर सकते हैं, उनके तेल के कुओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे वो चाह कर भी नहीं छू सकते। डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन। बिल्कुल, क्योंकि बिटकॉइन को जब्त करने के लिए आपको उसकी प्राइवेट कीज चाहिए होती हैं। अच्छा। ये एक तरह का सुपर कॉम्प्लेक्स डिजिटल पासवर्ड है जो सिर्फ उसके मालिक के पास होता है। अगर आपके पास वो कीज नहीं है तो आप उन बिटकॉइन तक पहुंच ही नहीं सकते, चाहे आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ही क्यों ना हो। सही बात है। मतलब क्रिप्टो की दुनिया की वो मशहूर कहावत, नॉट योर कीज,
नॉट योर क्रिप्टो। वही, अगर चाबियां आपकी नहीं तो क्रिप्टो भी आपका नहीं। हाँ। माधुरो ने ये सुनिश्चित किया कि इन 6 लाख बिटकॉइन की चाबियां सिर्फ उनके और उनके सबसे भरोसेमंद लोगों के नियंत्रण में रहें। ये अपनी संपत्ति को एक अदृश्य अभेद्य तिजोरी में बंद करने जैसा है, जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है और दुनिया को पता भी नहीं कि वो तिजोरी कहाँ है। ठीक है, ये सब बहुत दिलचस्प है। वेनेजुएला ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक नायाब तरीका खोज निकाला, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, तो क्या इसका वेनेजुएला से बाहर की दुनिया के लिए, हम सबके लिए क्या मतलब है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो माधुरो का ये बिटकॉइन रिजर्व सिर्फ एक देश की संपत्ति नहीं है। तो फिर क्या है? ये बिटकॉइन की अवधारणा का एक अल्टीमेट प्रूफ है। अल्टीमेट प्रूफ, सिस्टम जो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व से पूरी तरह बाहर हो। बिल्कुल, जिस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर न हो। अच्छा। दशकों से अमेरिकी डॉलर वैश्विक वित्त की रीढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कर्ज, सब कुछ डॉलर में होता है। इस वजह से अमेरिका को एक बेजोड़ ताकत मिलती है। हाँ, वो किसी भी देश को सिस्टम से बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल, वो उसे घुटनों पर ला सकते हैं, जैसा उन्होंने वेनेजुएला के साथ करने की कोशिश की। लेकिन वेनेजुएला की ये रणनीति दिखाती है कि अब उस ताकत को चुनौती देने का एक तरीका मौजूद है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ वेनेजुएला के अपने पैसे बचाने की कहानी नहीं है? नहीं, ये तो पूरी दुनिया को ये दिखाने जैसा है कि देखो, एक और रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिस पर डॉलर का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, ये एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसे भविष्य की झलक है जहां वित्तीय शक्ति किसी एक देश या एक करेंसी के हाथ में केंद्रित नहीं होगी। और ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा और सीमित देश भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सामने खड़ा हो सकता है। कम से कम आर्थिक रूप से तो खड़ा हो ही सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो कहानी कुछ ऐसी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने वेनेजुएला को एक कोने में धकेल दिया, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने फाइनेंशियल कैमोफ्लेज की एक त्रिआयामी रणनीति अपनाई। पहले सोने को बिटकॉइन में बदला, फिर तेल के पैसे को चतुराई से बिटकॉइन में डाइवर्ट किया और आखिर में अपनी सस्ती बिजली का इस्तेमाल करके खुद बिटकॉइन बनाना शुरू कर दिया। और ये न केवल उनकी अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन बनी, बल्कि यह अमेरिकी डॉलर पर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक सीधी चुनौती भी है। बिल्कुल सही सारांश है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पे मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सवाल? सोचिए, अगर वेनेजुएला जैसा एक छोटा, अस्थिर और प्रतिबंधों से घिरा देश इस रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या होगा जब रूस, चीन या सऊदी अरब जैसी बड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्थाएं भी डिजिटल संपत्ति को सिर्फ एक निवेश के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राष्ट्रीय भंडार के रूप में देखना शुरू कर देंगी? अगर वो भी ऐसा करने लगे? हाँ, अगर वो भी अपने खरबों डॉलर के रिजर्व का एक छोटा सा हिस्सा इस अदृश्य तिजोरी में डालना शुरू कर दें, तो वैश्विक शक्ति और वित्त का संतुलन किस तरह बदल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसे सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले दशकों में दुनिया की भू राजनीति को एक नया आकार देगा।